अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? हम बात कर रहे थे हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम क्या कहता है कि अगर चेंज आएगी तो उसमें कोई वजूहत होगी, जीन अगर चेंज आएगी तब ही एवोल्यूशन होगी, अदरवाइज एवोल्यूशन नहीं होगी। और इसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी, ये भी नोट कर देना है आपने। वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी? टी स्क्र प्लस 2pq प्लस q² इज इक्वल टू 1। ये इसने मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी। इसको क्या कहते हैं? हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये पी क्यू दोनों किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? जीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जीन की दो टाइप्स के को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक होमोजाइगस और दूसरी कौन सी है? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर जीन का सीक्वेंस एक जैसा है तो होमोजाइगस। अगर सॉरी, अगर जीन के ट्रेड्स या एलील एक जैसे हैं उनको क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और अगर डिफरेंट है एलील तो उनको क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। ये हार्डी विनबर्ग ने पेश किया था। दो सेंटेंस ने मिलकर पेश किया था, एक मैथमेटिशियन था, दूसरा फिजिकिस्ट था, सॉरी बायोलॉजिस्ट था। मैथमेटिकल इक्वेशन वेनबर्ग ने दी थी और हार्डी ने उसकी खसूसियात को मुतालिया किया था। उसके बाद अगला मॉडल है इनहेरिटेंस का मॉडल है। वेरी फेमस है, फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं इसको, मेंडल को। फादर ऑफ इनहेरिटेंस कौन है? ग्रेगर मेंडल। इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स कौन है? मेंडल साहब है। इन्होंने दो तीन लॉ दिए थे जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। वो कौन से लॉज हैं? एक लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि अगर दो अलील आपस में सेग्रीगेट होकर एक गैमीट बनाते हैं तो हर गैमीट एक एक एलील कैरी करेगा, रखेगा। जी, कल वाले नोट्स ग्रुप में शेयर नहीं हुए? चलो मैं पता करता हूँ। हर जानदार जो दो एलील रखता है एक ट्रेड के लिए, तो गैमीट्स बनाने के हर गैमीट्स एक एलील कैरी करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये है एक सेट, दो अलील हैं। दूसरा ग्रुप है अलील का स्मॉल ए। अब गैमीट्स बनाने के वक्त जहां से भी एक अलील आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा? एक अलील आएगा, ठीक है। दोनों मिलकर अब क्या बना लेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब यहाँ पर दो टर्म और आपने याद रखनी है, होमोजाइगस, सॉरी, रिसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट। रिसेसिव रिसेसिव एंड डोमिनेंट।
ऐसे ट्रेट जो खसूसियात को जहर करता है, दूसरे की खसूसियात को छुपा देता है, उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट। ये क्या कौन सा होगा? कैपिटल ए डोमिनेंट होगा। और जो जिसकी खसूसियात छुप जाती हैं उसको क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये अलील जो कैपिटल ए है ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा, दूसरे ए की खसूसियत को छुपा देगा। अगले क्लास में जब इनका आपस में क्रॉस होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, अब यहां से भी क्या होगा? एक सेकेंड, मैं रिपीट करता हूँ तो जरा कंप्लीट कर दें। यहाँ से अब जो गैमीट्स बनेंगे वो डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे। इसको कहते हैं पूनेट स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? जहां पर ये क्रॉसेस करवाए थे मेंडल साहब ने, उसको कहते हैं पूनेट स्क्वायर। ठीक है। इसको मैं जरा रेज कर लूं, एक मिनट। इसको क्या कहते हैं? पूनेट स्क्वायर। अब हमारे पास अलील कौन से हैं? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। एक तरह को रख देते हैं हम, एक कैपिटल जहां पर रख देते हैं, स्मॉल को यहाँ रख देते हैं। एक ए यहाँ रख देते हैं, कैपिटल को, स्मॉल को यहाँ रख देते हैं। अब इनके दरमियान ऊपर वाला ए और नीचे साइड वाला ए क्रॉस होगा तो क्या कौन सा एलिट बनाएंगे? सेट कैपिटल ए कैपिटल ए। अब यहाँ से राइट लेफ्ट से कैपिटल ए आएगा और ऊपर से स्मॉल ए आएगा। ठीक है। अब साइड से स्मॉल ए और ऊपर से कैपिटल ए, तो ये जीनोटाइप कौन सी बन जाएगी? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब साइड से स्मॉल ए और ऊपर से भी स्मॉल ए। ठीक है। अब यहाँ पर तीन तरह की जीनोटाइप जीन्स की सीक्वेंस बना लिए हैं। एक ए है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? स्मॉल ए स्मॉल ए। तीसरा कौन सा है? कैपिटल ए स्मॉल ए। तीन तरह की जीनोटाइप बना ली। अब ये प्योर हैं ए के जैसे, ये स्मॉल ए के जैसे प्योर हैं। अब ये दरमियानी कंडीशंस भी इसमें आ जाती है, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके। कि जब दो अलील्स हर ट्रेड के सेग्रीगेट होते हैं, जब गेमीट्स बनाते हैं, तो हर गेमीट्स में एक अलील जाता है, जैसे कि मैंने क्रॉसेस करा के दिखाए हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जीन फॉर द डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, के आज़ादाना तौर पर इनके क्रॉसेस होते हैं। हर ट्रेड अपनी डिफरेंट खसूसियात रखता है एक दूसरे के लिए। ठीक है। इसका प्रोसेस, ये अलील अलील एक जीन का पेयर होते हैं, पार्ट ऑफ जीन होते हैं। तीसरा लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता है? कि एक खसूसियात, जैसे मैं रिसेसिव और डोमिनेंट की बात की है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कुछ खसूसियात ज़ाहिर हो जाती हैं, कुछ खसूसियात छुप जाती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में मेंडल साहब ने एक तजर्बा किया था। एक वाइट कलर के फूल लिए थे, दूसरे रेड कलर के फूल लिए थे। ठीक है। उनके दरमियान के आपस में बीजों को जब फूल पैदा हो गए तो उनके दरमियान फर्टिलाइजेशन करवाई। फर्टिलाइजेशन करवाने के नतीजे में जो उसने बीज हासिल किए वो बोए। तो उस बीजों में जो एक चेंज आया, वो पिंक कलर के फूल आ गए। तो उसने सोचा ये पिंक कलर के फूल क्यों आए। तो फिर उसने जीन्स के अलील्स को आपस में क्रॉसेस चेक किए। उन क्रॉसेस में देखा कि जो एक सीक्वेंस बन रहा था
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेड के लिए RR यूज कर लेता हूँ और वाइट के लिए स्मॉल r यूज कर लेता हूँ। तो इनके क्रॉसेस में देखा, यह कैपिटल आर, स्मॉल r। अब यहाँ से क्रॉसेस आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो दरमियानी कंडीशन थी, इसने कौन से कलर के फूल दिए? पिंक कलर के फूल दिए, ये दोनों वाले। ठीक है, तो उसने कहा था कि ये इंडिपेंडेंटली डोमिनेंस भी दे देते हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, ये उनके लॉज याद रखना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये किसने पेश किए थे? मेंटल ने किए थे। और मेंटल कौन थे? इनहेरिटेंस के फादर या जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। उसके बाद आता है एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये जो स्क्वायर बनाया है, इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ओके, अब आते हैं एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक बायोलॉजिकल के कैटलिस्ट होते हैं, जो किसी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और क्या कर देते हैं? उसको स्पीड अप कर देते हैं या उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को क्या कहेंगे? एंजाइम्स कहेंगे। किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, उसकी स्पीड को तेज कर दें या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, स्टार्ट ऑफ रिएक्शन की एनर्जी को कम कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं एंजाइम्स की बात करता हूँ। ये आपने 9th क्लास में भी एग्जांपल देखी होगी। ये एक ढलवान है, यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है। यहाँ से अगर इसको पुश करके वहां पर ले जाएं, यहाँ तक, तो इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर एंजाइम्स लगा दें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक आ जाएगी। अब देखिए, वहां पर लाने के लिए एनर्जी ज्यादा थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से धक्का देकर यहाँ ले जाने में एनर्जी कम यूज होगी। तो ये कम एनर्जी यूज करने में किसका किरदार अदा किया? एंजाइम ने अपना किरदार अदा किया। ठीक है, ऐसी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज थोड़ी सी याद रख लेनी है, इनके इफेक्टिंग फैक्टर्स पर। पीएच टेम्परेचर को याद रखना है कि किस किस टेम्परेचर पर ये मॉडरेट हाईली वर्क करते हैं। टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट के जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जिस पर मैक्सिमम होती है एक्टिविटी एक एंजाइम्स की, वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसी तरह पीएच जो है मैक्सिमम 8 से ऊपर जाए तो फिर भी रिटार्ड हो जाती है, इनकी फंक्शन रुक जाती है। अगर 2 से कम हो जाए तब भी क्या होती है? इनकी फंक्शन कम हो जाती है। इनके दरमियान में जब ये वर्क करता है तो इसकी फंक्शनिंग स्पीड अप होती रहती है। जैसे 3 से वेरी करते हुए, फॉर एग्जांपल 3 से वेरी करते हुए 7 की तरफ जाए तो इस तरफ स्पीड भी इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। और जब 8 तक जाएगी तो इसकी फंक्शनिंग क्रॉस करेगी तो इसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरह 2 से लेस होगी तो भी इसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी। सबस्ट्रेट, उसे कहते हैं जिस पर वो रिएक्शन कर रहे होते हैं। एंजाइम जिस चीज पर रिएक्शन कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट का रेट ज्यादा होगा तो एंजाइम्स भी एफिशिएंटली वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सबस्ट्रेट पड़ा होगा, यहाँ पर आकर एंजाइम्स लग गया। ठीक है, तो जितनी सरफेस एरिया पर ये वर्क करेगा, सरफेस एरिया सबस्ट्रेट का होगा, उतनी ज्यादा एफिशिएंटली ये वर्क करेगा एंजाइम। ओके, उसकी तरफ से आगे बढ़ते हैं फिर। इसके 2 मॉडल हैं जो ज्यादा अहम है। 2 मॉडल हैं। एक है लॉक एंड की मॉडल, किसने पेश किया था? एमएल फिशर ने 19 1894 में।
अब ये मॉडल क्या कहता है, लॉक एंड की मॉडल सजेस्ट दैट द एंजाइम्स एक्टिव साइट आर स्पेसिफिक फीचर स्ट्रक्चर दैट प्रिसाइजली फिट द सबस्ट्रेट। इसने कहा कि जो एंजाइम्स काम करेगा उसके लिए स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लॉक और की होती है कि एक स्पेसिफिक की जो होती है एक स्पेसिफिक लॉक को खोल सकती है। इसी तरह इसमें लॉक एंड की मॉडल भी यही कहता है, स्पेसिफिक एंजाइम ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर लगेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर है, यूं अगर बना लें तो यहाँ पर इसके साइज का ही सबस्ट्रेट एंजाइम्स आकर एक्टिवेट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये बना लूं, ये एक एंजाइम है, अगर यही एंजाइम इसके बीच में आकर लगेगा तब ही ये क्या बनाएगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा। इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि किस तरह से होगा, मैं अगर बात करूँ कि यूं दरमियान में आकर अटैच हो जाएगा इस जगह पर, तो ये क्या कहलाएगा, इंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। और अगले स्टेप में इंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगी। ठीक है। इसको कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। इसके नीचे डायग्राम भी दिखाई गई है मैं। उसके बाद है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये कब आया था, 1894 में। लेकिन 1958 में एक नया साइंटिस्ट था, कोशलैंड। उसने कहा था कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो दुरुस्त नहीं है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ही दुरुस्त है। कि अगर एक सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम की सूरत में बनाकर दिखाऊं, इस तरह का सबस्ट्रेट है। ठीक है। और इस तरह का क्या है, एंजाइम है। ये सबस्ट्रेट और एंजाइम, ये एंजाइम जब यहाँ पर लगेगा तो ये अपने आप को फिट कर लेगा इसके स्ट्रक्चर के अंदर ही, अपने आप को ढाल देगा। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, ढाल देता है। तो अपने आप को यह क्या कर देगा, सबस्ट्रेट सॉरी एंजाइम अपने आप को सबस्ट्रेट के मुताबिक ढाल देगा। तो एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट जो आएगी वो स्मूथ आएगी। और अगले रिएक्शन में सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगी, एंजाइम दोबारा अलग हो जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी अगर डायग्राम देखें एंजाइम्स और इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, ये देखें लॉक एंड की मॉडल को देखें। ये सबस्ट्रेट है ग्रीन कलर का, एंजाइम्स नीचे रखा हुआ है, जब ये आपस में मिलता है तो तब ही जाकर फिट होता है। और एंजाइम्स जिस तरह का भी है, सबस्ट्रेट आया वो उसने एंजाइम्स को क्या कर दिया, ढाल दिया। ठीक है, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है सबस्ट्रेट को। दूसरा, कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कि रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है। कैटलिस्ट कहते किसे कहते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम करता है। मीन के एक रिएक्शन 10 मिनट में हो रहा है तो अगर एंजाइम के साथ करेंगे तो वो 2 मिनट में होने के काबिल हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। उसके बाद इसके मेजर डिफरेंसेस भी दिखाए गए हैं यहाँ पर, इनको रीड कर लीजिएगा। मैकेनिज्म, एंजाइम्स, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिसिटी या कंफर्मेशनल चेंजेस, एक्टिव साइट शेप को देख लीजिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बस आपको यही पता होना चाहिए लॉक एंड की मॉडल क्यों यूज होता है और किसने पेश किया था, कब पेश किया था। ये आपके लिए अहम है। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इंटरेक्शंस की तरफ। इंटरेक्शंस क्या होते हैं कि एक जानदार दूसरे जानदार के साथ इंटरेक्शंस किस तरह से करते हैं ये माहौल में। ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक है। इंटरेक्शन क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है फंक्शनिंग के लिए एक इकोसिस्टम में बरकरार रखने के लिए एक जानदार दूसरे जानदार के साथ कोई ना कोई मुताबकात या ताल्लुक
रखता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन ईच अदर। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ के टाइप्स हैं। एक है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? when two or more organisms vie for the same limited sources such as food, space, light, water, weight, तो इसमें क्या हो जाता है? कंपटीशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी कंपटीशन की एग्जांपल देता हूँ। अपने पीपीएससी की एग्जांपल ले लेते हैं कंपटीशन की। नंबर ऑफ सीट्स 24 हैं या 25 हैं, कोई भी सजेस्ट कर लें। ठीक है, उस पर एप्लीकेंट जितने हैं 2000, 3000 या 2500 लगा लें। ठीक है, और एक सीट पर कितना कंपटीशन है? 100 कैंडिडेट। ठीक है, फर्ज करें, तो वो कंपटीशन किसको मिलेगा? जो ज्यादा मेहनत करके आएगा। इसी तरह माहौल में अगर खुराक मौजूद है, तो जो ज्यादा ताकतवर जानदार होगा वो ज्यादा खुराक ले जाएगा। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं? कंपटीशन कहते हैं। और ये कंपटीशन दो तरह का होता है। कितनी टाइप्स का होता है? दो टाइप का। इंट्रा स्पेसिफिक, मीन का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीशीज, एक जैसे जानदार, एक जैसी स्पीशीज के दरमियान हो तो इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो डिफरेंट के दरमियान हो तो उसको क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक। इज इट क्लियर? कंपटीशन क्या है, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, कौन सा कंपटीशन होता है? इसकी एग्जांपल देखिए। प्लांट कंपटीशन फॉर लाइट। इन डेंस फॉरेस्ट, tall trees compete for sunlight, limiting the availability of light to the smaller plants. जो बड़े कद के जो झाड़ीदार पौधे होंगे वो नीचे छोटे पौधों तक रोशनी आने में रुकावट बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा रोशनी खुद हासिल करेंगे। प्रीडेटर एंड प्री कंपटीशन। लायन एंड हायनास, या कोई हायनास की जगह पर हिरन को ले लें। बोथ हंट सिमिलरली प्रे लाइक जेब्रास एंड गैजल्स, इनके फूड सोर्स इनका सेम है। विच कैन लीड टू द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के दरमियान तनाजा बन सकता है। ठीक है, और वो ज्यादा कौन हासिल कर जाएगा? जिसके पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा खूंखार होगा, वो ज्यादा हासिल कर जाएगा। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं? कंपटीशन कैन बी लिमिटेड पॉपुलेशन साइज एंड स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक जगह पर एक ही तरह का कंपटीशन हो सकता है। जैसे कि जंगल की कम्युनिटी की बात करें, वहाँ पर शेर भी होते हैं, चीते भी होते हैं, काफी सारे और जानवर भी होते हैं। तो वहाँ की बात करेंगे तो वो जंगल का कंपटीशन होगा। अगर हम आबादी की बात करें तो आबादी का कंपटीशन कुछ और होगा। ये एरिया टू एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से या पॉपुलेशन साइज के लिहाज से चेंज होता जाता है। ऑफन लीड्स टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मीन के जो सर्वाइव कर जाते हैं वो रह जाते हैं। फिर टेस्ट टू सर्वाइव वाला वर्ड किसी ने यूज किया था। ठीक है, जो सर्वाइव कर जाता है वो रह जाता है। जो सर्वाइव, जो ज्यादा हासिल नहीं कर सकता, अपना हक हासिल नहीं कर सकता, वो रगड़ा जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में इसको यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रीडेशन, शिकार, कि एक जानदार दूसरे जानदार का शिकार बन जाता है। ठीक है, इस इंटरेक्शंस को क्या कहेंगे? प्रीडेशन। एक जानदार अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदार का शिकार कर लेता है। क्या हम शिकारी हैं? क्लियर करें, हम प्रीडेशन करते हैं। किस तरह से? अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं? हम जानदार जानवरों को खाते भी हैं। मुर्गी खाते हैं। मुर्गी खाते हैं मीन के हम दूसरे जानदार का शिकार कर रहे हैं। तो हम क्या हो गए? प्रीडेटर हो गए। तो हम क्या हो गए इस रिलेशन में? प्रीडेटर जो शिकार कर रहे हैं,
और जिसका शिकार हो रहा है मीन के मैन। और दूसरा होता है प्री, जिसका शिकार हो रहा होता है, तो वो क्या है, हैन है। ठीक है, या गाऊ है, बकरा है, वट एवर कोई भी है, वो क्या कहलाएगा, प्री कहलाएगा। ये कॉमन एग्जांपल है। अब इसमें लायन और जेब्रास की एग्जांपल है। लायन क्या होगा, प्रीडेटर होगा, और जेब्रा क्या होगा, प्री होगा। उसके बाद हम अगले इकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं। ओजोन नाइस की एग्जांपल दी है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इरिटेशन रेगुलेट प्री पॉपुलेशन एंड प्रिवेंट्स ओवरग्रेजिंग और डिप्लीशन ऑफ रिजर्वियर। कि अगर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में ये है कि जो जंगल का सब्जा है, अगर हिरन ज्यादा होंगे तो वो सब्जा जल्दी खत्म हो जाएगा, हरियाली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जंगल में शेर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज मीन के रिसोर्सेज का खत्म होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इट derives evolutionary adaptations like camouflage, speed, defense and mechanism and pre। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये सिंपल सिंपल टॉपिक हैं इन्वायरमेंटल साइंस। म्यूचुअलिज्म, ये दो जानदारों के ऐसे ऐसा ताल्लुक है जिसमें दोनों जानदार बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ताल्लुक है जिनमें दोनों जानदारों को फायदा होता है। इन- एक जानदार को ना नुकसान होता है ना फायदा हो, वो दूसरा का कंपटीशन होगा। मीन के अब दोनों जानदार अगर बेनिफिटेड होंगे, फायदा हासिल करेंगे, तो ऐसे ताल्लुक को क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। इसमें देखें, बी और फ्लावर की एग्जांपल मैंने दी है। बी क्या करती है, रस चूसने के लिए फूल पर जाती है, नेक्टर चूसने के लिए। रस को क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। अब नेक्टर से वो अपनी फूड बनाती है। और इसमें फ्लावर का क्या फायदा हुआ, प्लांट्स का क्या फायदा हुआ, उसको पोलिनेशन के, उसके लिए पोलिनेटर के तौर पर काम किया इसने। किसके तौर पर काम किया, पोलिनेटर के तौर पर काम किया। उसके पोलन ग्रेन्स को, फूल के पोलन ग्रेन्स को लेकर दूसरे फूल के पोलन ग्रेन तक ले जाती है, स्टिग्मा तक ले जाती है। इस तरह के रिलेशन को क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। उसके बाद है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म, इसमें एक जानदार तो बेनिफिटेड होता है, एक जानदार को फायदा होता है, और दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। ठीक है, एक जानदार को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। इस ताल्लुक को क्या कहते हैं, कॉमेंसलिज्म। इसकी फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ले देता हूँ, शार्क और रेमोस। शार्क एक इतनी बड़ी मछली है कि अगर उस पर छोटी छोटी मछलियां चिपक जाएं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर से छोटी छोटी मछलियां चिपक जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, अब इसमें रेमोस को क्या फायदा पड़ा, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसने शार्क का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन शार्क को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इस तरह के ताल्लुक को क्या कहेंगे, कॉमेंसलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म, ये दो जानदारों के दरमियान होता है। एक होस्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, मेजबान। मेजबान और मेहमान, होस्ट एंड गेस्ट का ताल्लुक होता है। ठीक है, अब होस्ट पैरासिटिज्म एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें एक जानदार को नुकसान होता है और बदले में वही जानदार जिसका फायदा हो रहा होता है,
अपने होस्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, पैरासाइटिज्म कहलाता है। इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एक जानदार दूसरे के ऊपर मुनसर होकर उसको फायदा हासिल करता है, ऑफन हार्म, फिर उसको नुकसान भी पहुंचाता है। बालों में जुएं जो हैं, ये पैरासाइट की एग्जांपल है। ठीक है, बालों में भी रहती हैं, वहां पर अपनी रिहाइश भी ले रही हैं, अपनी रिहाइश भी ले रही हैं जुएं, लेकिन बदले में खून भी चूस रही हैं इंसान का। अब ये दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं पैरासाइटिज्म, एक्टो एंड एंडो, एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स। एक्टो पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो विद इन द बॉडी रहते हैं, विद इन द बॉडी, इन द बॉडी। और सॉरी, एंडो विद इन द बॉडी, इन बॉडी, और एक्टो आउटसाइड द बॉडी। अब इसकी एग्जांपल लाइस, एक्टो, एक्टो की एग्जांपल है लाइस, जुएं जो हैं जिस्म के बाहर रहती हैं लेकिन फिर बदले में नुकसान भी पहुंचाती हैं। एंडो जैसे कि एस्केरस हो गई, पेट में मलहपतें वगैरह होती हैं, तो वो किसकी एग्जांपल है, एंडोपैरासाइट्स की एग्जांपल है, एस्केरस। जैसे कि एस्केरस को क्या कहते हैं, टेप वर्म कहते हैं। टेप वर्म्स लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स ऑफन causing malnutrition in the host। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, ये मच्छर की एग्जांपल भी पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के जो जराए हैं वो कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। और हमारे इकोसिस्टम में, हमारी कम्युनिटी में एक ही चीज है जो ऑटोट्रॉफ है, वो हमारे पौधे ही हैं। वो पौधे अपनी खुराक अपने लिए भी रखते हैं और हमें भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसमें कौन सा अमल को यूज होता है, फोटोसिंथेसिस का अमल। और इस अमल को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। और दूसरा तरीका है हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि एक जानदार अपनी खुराक दूसरे जानदार से हासिल करता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन के मेथड को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। जैसे कि ह्यूमन है, अपनी खुराक किससे हासिल करता है, प्लांट से हासिल करता है। इट्स मीन के इंसान क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, और प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ। ओके, क्लियर। और ये हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इनमें तीन तरह के, चार पांच तरह के प्रोसेस होते हैं। इंजेस्शन, बॉडी को के अंदर ले जाते हैं खुराक को, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, फिर उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये डाइजेशन के प्रोसेस में होते हैं, ये सारी चीजें डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर उसको न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फिर एसिमिलेशन होती है, assimilation absorbed nutrients are used in the cells for energy and growth and repair। digestion में इनके अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर खारिज कर देना।
उसके बाद तरीकेकार हैं इनके खुराक के लिहाज से। तीन तरह के जानदार होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे जानदार होते हैं, मैं इसको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इनको देख लीजिएगा तीन टॉपिक को। हर्बीवोर्स ऐसे जानदार होते हैं जो कि पौधे खाते हैं, सब्ज पत्तों पर गुजारा करते हैं, ग्रासेस खाते हैं, इनको क्या कहेंगे? हर्बीवोर्स। इनकी खुसूसियात क्या होती हैं? इनके जो दांत होते हैं, ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग और फ्लैट मोलर्स रखते हैं। चबाने के लिए इनके दांत सख्त और फ्लैट होते हैं। लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इनका, ठीक है। और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी रखते हैं बाज़ औक़ात बैक्टीरिया के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे जानदार होते हैं जो गोश्तखोर होते हैं। ऐसे जानदार जो गोश्त खाते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। और इसमें सिकिवेंजर भी होते हैं। सिकिवेंजर क्या कहते हैं? डेड बॉडीज को